सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा, बल्कि सब्जेक्ट ही अलग होगा। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पर आज बात होगी। और चूंकि सीआरपीसी की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है और वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें कोई भी रोक रुकाव नहीं आने वाला है। साथ में ही सिविल प्रोसीजर कोड को मैं इंट्रो कर रहा हूँ आज, क्योंकि सुनने में आता है सिविल प्रोसीजर कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सिविल प्रोसीजर कोड समझ में नहीं आता, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं। तो इसी को आज कोशिश करूँगा कि आपके साथ शुरू करूं। और आज का लेक्चर जो होगा वो आपको एक प्राइमरी रेफरेंस के लिए होगा। और ये आपको आज वादा दिलाता हूं, ऑर्डर नंबर 1 to 20 और उनसे रिलेटेड सेक्शंस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे, जितने हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा करना ठीक नहीं होगा। तो आज ये गारंटी है कि ऑर्डर 1 to 20 आपके फिंगर टिप पे होंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, पहले ये समझने का प्रयास करिए कि सीपीसी अपनी फोर्स में आती कब है, अप्लाई होती कब है। तो सपोज करिए कि ये दो व्यक्ति, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये बंदा कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये बंदा कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब इस प्रॉपर्टी का हो गया विवाद। तो एक बात को आप समझ लीजिए, याद करने की कोशिश करिए। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस और इनसे जुड़े हुए सवाल जो भी होते हैं, ये सब आते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, क्योंकि ये होते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर, जिसमें क्राइम का कोई रोल प्ले नहीं होता। प्रॉपर्टी हो गई, राइट टू प्रॉपर्टी हो गई, राइट टू ऑफिस हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपका सूट ऑफ सिविल नेचर के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मंदिर का विवाद हुआ, तो मंदिर के विवाद में प्योरली रिलीजियस राइट्स नहीं आते, लेकिन प्लेस, वो प्लेस, जैसे कि अभी आपने देखा अयोध्या का मैटर है और भी मैटर चल रहे हैं, तो प्लेस की लड़ाई हो सकती है, लेकिन प्योरली रिलीजियस चीज़ों के बेस पर उसको हम सिविल सूट नहीं मानेंगे। प्लेस को लेकर लड़ाई होती है, लड़ाई कहना गलत है, प्लेस को लेकर विवाद होता है और पार्टियां सिविल सूट फाइल करती हैं और कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जगह किसकी है, यहाँ पर क्या बनना चाहिए। तो वो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया कि प्योर रिलीजियस क्वेश्चंस को सिविल सूट नहीं माना जाता, सिविल सूट के नेचर को वो नहीं माना जाता, प्योर रिलीजियस क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, इनको सूट ऑफ सिविल नेचर माना गया है और इनसे ही जुड़े मुकदमे सिविल प्रोसीजर कोड आपका एंटरटेन करता है, सुनता है। तो ये तो हो गई एक प्राइमरी बात। अब बात करते हैं कि आखिर सिविल प्रोसीजर कैसे कैसे चलता है और ऑर्डर्स कैसे कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी चीज़, बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी होता है। तो अब आप एक बात को समझो, एक बंदा है ए, ये प्रॉपर्टी है, और एक बंदा है बी। इन दोनों के बीच में इस प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, ठीक है। तो अब ये राइट टू प्रॉपर्टी का मैटर है, ये मैटर जाएगा कहाँ, सिविल कोर्ट में, और इस पे जो सूट दाखिल होगा उसे कहेंगे सिविल सूट। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इनके बीच में कलह हुई, कंटेंशन हुई। जो कलह की वजह थी वो थी ये प्रॉपर्टी, ये सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं, सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं। ये इनकी सोचने की बात है। लेकिन अब ये सिविल कोर्ट जाएंगे
तो उसके जाने से पहले क्या क्या प्रोसीजर होगा और सिविल सूट दाखिल होने से पहले क्या क्या प्रोसीजर होगा और बाद का प्रोसीजर क्या होगा, आज मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए, अब ये चीज़ आपकी हो गई। अब अगर पार्टी नंबर ए को सूट फाइल करना है, सूट फाइल करना है, तो वो क्या क्या करेगा। तो सबसे पहली बात, किसी एक सूट में, या आप हिंदी में कहते हैं किसी एक मुकदमे में, ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है पार्टीज़, पार्टीज़ टू द सूट, मतलब मुकदमे के पक्षकार, सबसे ज़रूरी चीज़। उसके बाद केवल पक्षकार होने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट पक्षकार का चेहरा देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये क्यों हाजिर हुए हैं, बात क्या है, फैक्ट क्या है, इश्यूज़ क्या क्या हैं पार्टीज़ के बीच में। उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करा जाए पार्टीज़ के द्वारा। चूँकि मुकदमेबाजी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, सूट फ्रेम करना इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति उसको अपने आप ड्राफ्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम एक प्लीडर, एक एडवोकेट की मदद लेते हैं। तो अब हमें लेना होता है क्या, एक मदद प्लीडर ऑब्लिक एडवोकेट की। चलो ठीक है, सूट की पार्टीज़ भी हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहती हैं, तैयार होगा एडवोकेट या प्लीडर की मदद से, और फिर उसको क्या करेंगी, दाखिल करेंगे कोर्ट में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं एक केस के लिए कि कैसे केस कोर्ट के सामने पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे हमारा केस अब कोर्ट के सामने पहुंच गया, क्योंकि केस अब दाखिल हो चुका है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो गया है, फाइल हो गया है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। नाउ अब सिविल कोर्ट में फाइल हो गया, प्लेंटिफ का काम यहाँ पर ख़त्म। ये जितने भी काम अभी हुए हैं, ये आपके जितने भी काम हुए हैं, ये 1 2 3 4, ये सारे काम हुए हैं आपके प्लेंटिफ के द्वारा, मतलब जो मुकदमा लेके आया है उसने ये सब काम करे हैं। पार्टीज टू सूट में तो प्लेंटिफ भी आता है। अब यहाँ पे आ जाइए इस साइड में। अब यहाँ पे था आपका पार्टीज टू सूट में कौन, प्लेंटिफ। अब यहाँ भी पार्टीज टू सूट पर आ जाइए। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पार्टी है वो है डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। अब डॉक्यूमेंट अगर प्लेंटिफ तैयार करेंगे और कोर्ट इनके डॉक्यूमेंट को देखेगी, तो डिफेंडेंट भी तो कुछ तैयार करेगा, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेगा। ठीक है, 1 डाल दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर 2 डाल दीजिए, यहाँ भी डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स। अब वो एडवोकेट करेगा तो इनको भी तो राइट है, तो ये भी एडवोकेट कर लेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो प्लेंटिफ ने ऑलरेडी कर रखा है। इनको तो क्या करना है, इनको करना है डिफेंस, अपने को डिफेंस करना है, बचाना है। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब एक बात और समझ में नहीं आई कि भैया प्लेंटिफ हैं, मुकदमेबाज जो हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, वकील साहब से डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया, पार्टी ने वकील साहब से मिले और डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया, तैयार करके कोर्ट में दाखिल भी कर दिया। लेकिन अब ये चीज़ों का पता इनको कैसे चलेगा, डिफेंडेंट को। तो अब यहाँ पे कोर्ट, ठीक है, अब यहाँ पे
आपकी कोर्ट, कोर्ट, यहां पे कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। अब कोर्ट यहां पे क्या करेगी भैया, कोर्ट भी तो कुछ करेगी, कोर्ट करेगी यहां पे सम्मन इशू, सम्मन इशू, इसे आप कह सकते हैं इशू नोटिस, इशू नोटिस। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हमें ऑर्डर पूरे तैयार हो जाएंगे इसके। देखिए ये पिक्चर आपने समझ ली। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले अब देखिए मैं आपको कैसे ऑर्डर तैयार करवाता हूं, याद नहीं, दिमाग में एकदम आज फिक्स हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ज़रूरत थी पार्टीज़ की, पार्टीज़ टू सूट की, तो वो हो गया ऑर्डर 1। अब किसकी ज़रूरत थी, एरो लगाते जाइए। अब एक हमें वकील साहब की ज़रूरत थी जो हमारा मुकदमा तैयार करते, रिकॉग्नाइज एजेंट ऑब्लिक प्लीडर, तो मिल गए हमें ऑर्डर 3 में। अब जब वो मिल गए तो अपना मुकदमा तैयार करा लेंगे, फ्रेमिंग ऑफ सूट ऑर्डर 2 में। अब इस फ्रेमिंग में क्या क्या कराएंगे भैया, प्लेंटिफ कराएगा प्लेंट तैयार एंड डिफेंडेंट कराएगा रिटन स्टेटमेंट तैयार, जवाब, प्लेंट का जवाब रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए अब हमारा क्या हो गया, सूट भी फ्रेम हो गया ऑर्डर 2 पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, कोर्ट में दाखिल कर देंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4। देखिए याद नहीं करना। उसके बाद जब आपका सूट दाखिल हो गया तब आप, कोर्ट क्या करेगी, सम्मन इशू कर देगी ऑर्डर 5 में। ठीक है, ऑर्डर 5 में सम्मन इशू हो जाएगा किसको, डिफेंडेंट को। प्लेंटिफ ने मुकदमा दाखिल कराया, डिफेंडेंट को पता कैसे लगे कि मुकदमा दाखिल हो चुका है, तो कोर्ट सम्मन इशू कर देगा डिफेंडेंट को, उसको भी नोटिस हो जाएगी कि मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल हो गया। अब वो WS फाइल करेगा, सम्मन इशू हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर 5 के बाद की बात करता हूँ, ऑर्डर 6 को पढ़िए आप ऐसे, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8 के साथ। जो आपने यहाँ पे मुकदमा दाखिल करवाया था, प्लेंटिफ ने प्लेंट और डिफेंडेंट WS, तो वही चीज़ तो है भैया। ऑर्डर 6 में क्या बोला है, प्लीडिंग, ऑर्डर 6 में क्या बोला है, प्लीडिंग, और प्लीडिंग इंक्लूड, प्लीडिंग इंक्लूड, प्लीडिंग क्या इंक्लूड करती है अपने में, प्लेंट एंड WS रिटन स्टेटमेंट, जवाब। ठीक है, तो सम्मन के बाद क्या आप समझ रहे हैं, 6, ऑर्डर 6 में क्या है, प्लीडिंग, 7 में क्या है, प्लेंट, 8 में क्या है, WS। ठीक है, तो इसको आप ऑर्डर 2 के साथ ही पढ़ लेना। ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8। ठीक है, दिस इज प्लीडिंग, दिस इज प्लेंट, दिस इज WS। इतना हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ आगे। अब ये सम्मन भैया चला गया डिफेंडेंट के पास। अब जब सम्मन चला गया, अभी बहुत आज के लेक्चर में बहुत डीप नहीं बता रहा हूं, केवल एक इंट्रो दे रहा हूं, वरना सम्मन भी कई टाइप के होते हैं।
जब सम्मन चला गया तो 2 सेक्शन, अब यहाँ पे ऑर्डर कौन सा अप्लाई हो जाएगा? ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 क्या होता है? अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। मतलब अगर अभियुक्त आता है तो, और अगर डिफेंडेंट आता है तो, और अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो उस केस में क्या होगा वो बताएगा हमारा ऑर्डर 9। अब चलिए मान लीजिए कि आपका डिफेंडेंट आ गया तो अप्लाई हो जाएगा ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 में क्या है? डिफेंडेंट आ गया, अब कोर्ट ने क्या करा? एक डेट निश्चित कर दी, डेट फिक्स कर दी, और दोनों पार्टीज को एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, जैसे ही डिफेंडेंट आ गया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को सुना, उनके फैक्ट्स को समझा कि दोनों की क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानी है जो मेरे सामने आना पड़ा न्यायालय के सामने। तो ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कर लेगा। पार्टीज में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों होंगे, उन दोनों को एग्जामिन करेगा। चलिए अब देखिए, जब प्लेंट तैयार करके इंस्टीट्यूट करता है, कोर्ट सम्मन इशू करती है, ठीक है, तो डिफेंडेंट आते हैं। अब डिफेंडेंट जब आ गए तो आपका प्लेंटिफ, जब ऑर्डर 10 हो गया, ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन हो गया दोनों पार्टीज का, तो फिर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के पास एक पावर दी गई है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को। ऑर्डर 11 में, ऑर्डर 11 में क्या है? इंट्रोगेटरीज, मतलब सवाल जवाब, मतलब उन चीज़ों का सवाल जो कि प्लेंटिफ ने, उन चीज़ों का जवाब डिफेंडेंट मांग सकता है प्लेंटिफ से जो कि उसने अपने प्लेंट में नहीं दिया, और प्लेंटिफ उन चीज़ों से जुड़ा सवाल कर सकता है जो कि डिफेंडेंट ने अपने डब्ल्यूएस में नहीं दिया, जिन बातों को वो छुपा रहा है। तो ऑर्डर 11 में इंट्रोगेटरीज का एक यही रहता है। इंट्रोगेटरीज में मतलब एक लिस्ट तैयार की जाती है क्वेश्चंस की, कोर्ट की कंसेंट के बाद पार्टीज एक दूसरे को दे सकती हैं जवाब लेने के लिए, ठीक है। 11 हो गया आपका। अब आते हैं ऑर्डर 12 पे। ऑर्डर 12 में दिया गया है एडमिशन। एडमिशन क्या? प्लेंटिफ ऑब्लिक डिफेंडेंट दोनों कह सकते हैं एक दूसरे से कि देखो फैक्ट्स जो हैं ये इसको एडमिट कर लो, क्योंकि ये फैक्ट्स जो हैं वो सत्य है। एक दूसरे से कह सकते हैं, चाहे वो प्लेंट के माध्यम से ही कह दें, चाहे वो अलग से कोई एप्लीकेशन लगा के कह दें। वो कह सकते हैं कि देखो जो तुमने अपनी प्लेंट में कुछ फैक्ट बोले हैं उसको तुम एडमिट कर लो कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, पहली चीज़। और प्लेंटिफ डिफेंडेंट से बोल सकता है कि देखो जो तुम अपने डब्ल्यूएस में बोल रहे हो कुछ चीज़ें मेरे खिलाफ गलत, उसे एडमिट कर लो, वरना कल को मैं प्रूफ करूंगा फिर, और खर्चा सब तुमको देना पड़ेगा प्रूफ करने का, ठीक है। तो एडमिशन इसे कहते हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे को रिक्वेस्ट फॉर्म में कहती हैं, बाई पेपर वर्क, मुँह जवानी बात नहीं होती कोर्ट में, कि आपको अगर फैक्ट्स एडमिट करने तो टाइम है, कर लो, मुकदमेबाजी से छूट जाओ। ये हो गया 12। अब देखिए ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 से पहले ऑर्डर 14 देखिए आप। अब जब ये सब चीज़ें हो गई, आपका एडमिशन भी हो गया, एडमिशन भी उन्होंने करा या नहीं करा बात की बात। ऑर्डर 14 में क्या है? अब जब कोर्ट ने 10th में एग्जामिन कर लिया, 11 में सवाल जवाब हो गया, 12 में एडमिशन हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गई तो अब बात आती है कि कोर्ट आता है फैक्ट चेक करने के लिए कि मुकदमे के फैक्ट्स हैं क्या, फैक्ट्स इशू क्या है, मतलब फैक्ट्स में इशू क्या है, झोल झाल कहाँ पे है जिसकी वजह से ये पार्टीज़ को मेरे सामने आना पड़ा।
तो ये जो बातें होती हैं फैक्ट्स इन इशू, ये होती हैं ऑर्डर 14 में। फैक्ट्स इन इशू ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 के बाद ही आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, जो कि आपका ऑर्डर 18 में बताया गया है। ट्रायल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट 18 में बताया गया है। तो 14 हो गया। 14 में कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिए। इशू, फैक्ट्स इन इशू वो होते हैं जिस पर मुकदमा चलता है। मतलब किसी ज़मीन का विवाद है तो वो ज़मीन ही फैक्ट्स इन इशू है। किसी प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी फैक्ट्स इन इशू है। मकान का विवाद है, वो मकान फैक्ट्स इन इशू है। तो फैक्ट्स इन इशू मतलब जिस पर पूरी सुनवाई कोर्ट करेगा उसे कहते हैं फैक्ट्स इन इशू, विवादक तथ्य। ठीक है, जो विवाद के तथ्य हैं वो होते हैं फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, तो ये हो गया 14th। अब 15th में क्या है कि डिस्पोजल ऑफ ट्रायल, डिस्पोजल ऑफ केस एट फर्स्ट हियरिंग, पहले ही हियरिंग पे मुकदमा खत्म। डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, जिसे कहते हैं समरली डिस्पोजल। तो ये प्रोविज़न बहुत ही कम प्रैक्टिकल है, ये कभी जल्दी होता नहीं, क्योंकि समरली डिस्पोज कुछ होता नहीं है हमारे देश में, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो ये बस यही है समरली डिस्पोजल ऑफ, मतलब केस जो है पहली तारीख पर ही खत्म हो जाए, केस डिस्पोज एट द फर्स्ट हियरिंग ओनली। तो उस पर बात करता है आपका ऑर्डर 15। सब पर बात होगी पूरी तरीके से, लेकिन आज है प्राइमरी वीडियो, केवल एक रेफरेंस वीडियो है, इसलिए 15th। अब देखिए, मुकदमे के दौरान विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है गवाही के लिए। तो ऑर्डर 16 एंड 16A ये है आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, और ये है आपका अटेंडेंस ऑफ विटनेस जो कि जेल में बंद हैं, उनकी भी गवाही हो सकती है जो कि जेल में बंद है। 16 है, और अगर नॉर्मल विटनेस है तो 16। गवाहों के बारे में 16A में दिया हुआ है। जो नॉर्मल विटनेस है वो 16 में अपनी गवाही देंगे, और जो जेल में बंद है वो 16A में अपनी गवाही देंगे। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं 17 की। ऑर्डर 17, ऑर्डर 17 जैसे कि कहता है, बात करता है एडजर्नमेंट की, स्थगन। मतलब कोर्ट की हियरिंग चल रही है, ट्रायल चल रहा है, किन्हीं वकील साहब की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकते कोर्ट के सामने, क्लाइंट नहीं आ सकता किसी वजह से और चाहता है कि कोर्ट आज की कार्रवाई को रद्द कर दे, तो उसे कहते हैं एडजर्नमेंट, जो कि पूरे मुकदमे के दौरान केवल 3 बार ही लीगली अप्रूवल मिल सकता है। केवल 3 बार पूरे मुकदमे में, 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट अलाउ नहीं है एज पर CPC। ठीक है, ये 17 हो गया आपका। अब बात करते हैं ऑर्डर 18 की। ऑर्डर 18 मैंने आपको भी बताया था। ऑर्डर 18 सीधे शब्दों में सुन लीजिए, ट्रायल है और कुछ नहीं। जैसे CRPC में आपका सेक्शन 225 से लेकर 265 तक ट्रायल है, वैसे ही यहाँ पर ऑर्डर 18 में ट्रायल की बात की गई है। ऑर्डर 19 एफिडेविट, शपथ, साक्ष्य शपथ। कोर्ट जब भी ज़रूरत समझेगी किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए बाय एफिडेविट बोल सकती है दोनों पार्टी से, तो ये ऑर्डर 19 एफिडेविट को रेफर करता है। और जो आप अपनी प्लेंट या WSB लगाते हैं उस पर भी आप एफिडेविट पीछे एनेक्स्ड करते हैं कि जो भी तथ्य मैंने बोले हैं मेरी जानकारी में सत्य हैं और इसमें कुछ भी झूठ या छिपाया नहीं गया है। तो ये सब एफिडेविट है 19 में। और लास्टली जो आपका आता है ऑर्डर 20, वो आता है जजमेंट। जब ये सब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस होता है जजमेंट। जब दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंचती है तो ऑर्डर 20 वहाँ अप्लाई होता है और उसे कहते हैं जजमेंट। सारे ऑर्डर सेक्शन को इंटरलिंक भी करके बताऊंगा और डीपली भी बताऊंगा। ये तो आज एक आपका इंट्रो सेक्शन था तो इसलिए केवल एक इंट्रो दिया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत जल्दी नए लेक्चर्स भी सामने आएंगे, CRPC के लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, CPC के भी ऑर्डर सेक्शन और रूल के साथ आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नमस्कार।